आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की चर्चा कर दिए हुए हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और वस्तुनिष्ठ के अलावा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सबका विश्लेषण करेंगे। जो भी ऑप्शन में एक्स्ट्रा बातें दिया गया है उन सब के भी चर्चा किया जाएगा और क्वेश्चन से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा बात हो सकती है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाली है उन सभी बातों का भी चर्चा किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। इसका आंसर हो जाएगा ग, विसरण द्वारा, विसरण के द्वारा। बात करें विसरण के तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है और यहाँ भी कोई पदार्थ है, तो ये दोनों पदार्थ जब आपस में स्वतः ही मिल जाता है, ध्यान रखेंगे, दोनों पदार्थ जब आपस में स्वतः मिल जाते हैं, स्वतः का मतलब है जब अपने आप मिल जाती है और अपने आप ये दोनों इस तरीक़ा से मिल जाती है कि दोनों एक तरह से समांग मिश्रण बन जाती है। समांग के मतलब होता है कि दोनों पदार्थ में अंतर नहीं रहता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब अपने आप आपस में मिल जाती है तो उसे हम लोग विसरण विधि कहते हैं या विसरण कहते हैं। यहाँ पर दिया ऑप्शन ख में चांदनी नलिका। तो बहुत बड़ा प्रश्न पूछा गया है कि चांदनी नलिका किसमें पाई जाती है। चांदनी नलिका पौधा के फ्लोएम में पाई जाती है। याद रखेंगे, फ्लोएम में चांदनी नलिका पाई जाती है। और ये जो जाइलम है, ये जाइलम वाहिका, जाइलम के काम है मुख्य रूप से पौधे में जल का स्थानांतरण करना, यानी जो पौधा है इस पौधा में जल को लेकर के ऊपर की तरफ जाइलम उत्तक जाती है। तो जाइलम द्वारा जल का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जाइलम जल को ऊपर की तरफ, यानी पौधा में जल का वहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है, यहाँ पर लिखा जाइलम वाहिकाओं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए वाहिका और वाहिकाओं ये दोनों किस उत्तक में होती है। तो वाहिका और वाहिकाओं जाइलम उत्तक में पाई जाती है और चांदनी नलिका का संबंध फ्लोएम से है। ये सभी एक्स्ट्रा बात आप लोग नोट करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन क में है परासरण। तो परासरण क्या होता है कि अलग अलग सांद्रता की जो पदार्थ होता है, अधिक अलग अलग सांद्रता के मतलब है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पदार्थ है, या हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ एक बर्तन है, यहाँ पर इस बर्तन में बहुत यहाँ पर कोई पदार्थ रखा हुआ है और ये जो पदार्थ है वो बहुत ही बारीक बारीक कण से बना है। यानी ये जो पदार्थ देख रहे हैं इसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है, इसकी संख्या ज़्यादा है। और उसी के बगल में एक हम बर्तन ऐसे बना रहे हैं जिसमें पदार्थ तो है लेकिन उस पदार्थ के कणों की संख्या कम है। तो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा है, यहाँ पे कम मात्रा है। इसका मतलब है यहाँ सांद्रता ज़्यादा है और यहाँ पर सांद्रता कम है। तो हम बोल सकते हैं इसको कि यह अधिक सांद्रता है और यह कम सांद्रता है। तो परासरण में क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पदार्थ क्या होता है, गमन करता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी और तब तक जाएगी जब दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी एवं घोलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। करें यहाँ पर पानी एवं घुलित खनिज, पानी में ही खनिज घुला हुआ होता है और इसका स्थानांतरण पौधा के जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। तो जब भी प्रश्न पूछे कि जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जल का परिवहन जाइलम उत्तक के द्वारा होता है और फ्लोएम उत्तक के द्वारा
खाना के यानी कि खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है और जाइलम द्वारा जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। यहाँ ध्यान देंगे ऑप्शन ख सुक्रोज के रूप में होता है। और यहाँ पर ऑप्शन दिया है क ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के आप सूत्र याद रखेंगे। ग्लूकोज के सूत्र हो गया C6H12O6। ये भी याद रखें, क्लास 10th में अनेकों बार यह प्रश्न पूछा गया है कि ग्लूकोज के सूत्र क्या होता है, C6H12O6। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम एक ऐसा ऊतक है जो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है और यह ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ दोनों तरफ करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग ऊपर और नीचे दोनों की ओर। यहाँ पर आप एक डायग्राम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है। अब इस पौधा में बहुत सारी पत्ती होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम बना लिए पत्ती है, इस पौधा के यहाँ पर पत्ती है। तो भोजन बनाने के काम ये पत्ती करती है। ये पत्तियाँ भोजन बनाने के काम करती है। शाखा है, इसमें भी पत्ती हो सकता है, इस शाखा में भी पत्ती हो सकता है। अब यहाँ पर भोजन बना है, लेकिन ये भोजन यहाँ पर भी जाएगी, यहाँ पर भी जाएगी, इन सब जगह जाएगी और अगल बगल में जो तना है उसके पास भी जाएगी, क्योंकि पोषण करने के लिए सभी जगह भोजन के जाना अनिवार्य है। अतः फ्लोएम ऊतक इधर भी नीचे की तरफ सभी जगह सभी दिशाओं में खाद्य पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। यहाँ पर दिया है केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर। नेक्स्ट है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप से पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? दिया कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप से पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा। तभी बताया कि जल और घुलनशील लवण किसके द्वारा जाएगा, तो वह जाएगा जाइलम ऊतक के द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा। यहाँ पे एक शब्द है मूल रोम। मूल रोम का मतलब होता है जड़ का जो अंतिम हिस्सा होता है वह मूल रोम कहलाता है। जैसे यहाँ पर कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, इस पौधा के बहुत सारे यहाँ पे नीचे तक जड़ है, लेकिन सबसे जो लास्ट में जड़ का जो सबसे लास्ट हिस्सा होता है उसे हम लोग मूल जड़ या उसे हम लोग रूट कैप कहते हैं। तो ये जड़ है, ऐसे जड़ के सबसे लास्ट वाला हिस्सा हो गया मूल रोम। इसी के द्वारा जल और घुलनशील लवण का परिवहन पौधा में होता है। यहाँ पे ऑप्शन क में है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स किसी भी संरचना के जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम लोग कोर्टेक्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मानव के शरीर में मानव के शरीर में जो फेफड़ा हो गया, जो हमारा हृदय हो गया, तो ये हृदय फेफड़ा इन सब के जो बाहरी स्तर होता है उस बाहरी स्तर के बनावट को ही हम लोग बोल देते हैं कोर्टेक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? यह आसान सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल रंग के दिखाई देता है। नेक्स्ट है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। यहाँ पर दिया है शुद्ध और ऑक्सीजनित। शुद्ध को ही हम लोग ऑक्सीजनित बोलते हैं, यानी जब खून में ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसी ऑक्सीजन मिले हुए खून को हम लोग शुद्ध खून कहते हैं। तो शुद्ध खून के परिवहन धमनियाँ करती है। इसका आंसर हो जाएगा क, शुद्ध खून के परिवहन धमनियाँ करती है, जबकि शिरा द्वारा अशुद्ध खून के परिवहन होता है। आपसे पूछेगा कि शुद्ध खून और अशुद्ध खून क्या होता है, तो जिस खून में ऑक्सीजन मिल जाए
तो उस खून को हम बोल देते हैं शुद्ध खून। और जिस खून में ऑक्सीजन नहीं होता है उसे हम लोग अशुद्ध खून यानी कि अशुद्ध रक्त कहते हैं। नेक्स्ट है हृदय के वैषमों का शिथिलन कहलाता है। तो हृदय के वैषमों का जो शिथिलन होता है वो डायस्टोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ख हो गया। ऑप्शन नंबर ख हो गया डायस्टोल। हृदय के जो वैषम का शीतलन है, जैसे आप हृदय पढ़ते हैं तो हृदय में आप पढ़ते होंगे कि 2 आलिंद होता है, 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। तो 2 आलिंद और 2 निलय संरचना होता है हृदय में। अब यही आलिंद और निलय आपस में क्या होता है, जैसे एक फैलेगा तो एक सिकुड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि रक्त है, जो हृदय है, हृदय में क्या होता है, एक संकुचित होता है, एक फैलता है, एक ऐसे होता है और फिर एक ऊपर की तरफ जाता है, यानी ये धक्का मारता है। तो हृदय 2 तरह गतिविधि करता है। पहले क्या करेगा, पचकेगा और फिर ये क्या करेगा, फैलेगा, पचकता है और फैलता है। इसी से क्या होता है, रक्त शरीर जो हृदय होता है उस हृदय से शरीर के बाहरी हिस्सा में पहुंचता है। तो हृदय में जो 4 वैषम होता है, 4 वैषम, उसमें से 2 आलिंद होता है और 2 निलय होता है। एक होता है दायां आलिंद, एक होता है बायां आलिंद, एक होता है दायां निलय, एक होता है बायां निलय। अगर आप हृदय को देखेंगे, मान लेते हैं ऐसे ही हम ऐसे ही हृदय के आकृति बना रहे, वास्तव में हृदय ऐसा नहीं होता है। मान लिया जाए कि इस प्रकार से हृदय है, हृदय बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। आप अभी समझने के लिए ऐसे देख सकते कि हृदय है। तो यहाँ पर हृदय के जो संरचना है और यहाँ पर जो हृदय की संरचना है, इस दोनों को हम आलिंद बोलते हैं। लेकिन ये जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा दायां तरफ है। दायां का मतलब शरीर से देखिएगा तो ये दायां तरफ पड़ेगा। अभी आप देख रहे हैं तो ये बायां तरफ पड़ रहा है, लेकिन ये जो हिस्सा ये दायां तरफ है, इसलिए इसे हम दायां आलिंद बोलते हैं। इसके संरचना के नाम हो गया दायां आलिंद और इधर वाला हो गया बायां आलिंद। ये 2 वैषम हो गया हृदय के। उसी तरह से नीचे देखेंगे तो आपको ये वाला संरचना मिलेगा जिसे हम बोलते हैं दायां निलय। इस संरचना के या इस वैषम के नाम हो गया दायां निलय और इसका हो गया नाम बायां निलय। तो हृदय में अगर पूछेगा वैषम कितना है, यानी कि चैम्बर पूछे या कोष्ठ पूछे कितना है, तो उसकी संख्या हो जाएगी 4। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। अब यही क्या होगा, निलय जब सिकुड़ता है तो इसको सिकुड़ने पर खून पाइप द्वारा क्या होता है, बाहर चल जाता है। ये आपको मुख्य वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा कि किस प्रकार से हृदय द्वारा रक्त के परिसंचरण होता है। अब इतना समझिए कि निलय जब यहाँ से सिकुड़ता है तो सिकुड़ने पर यहाँ एक पाइप जुड़ा होता है, उसी के द्वारा क्या होता है, यह आगे की तरफ खून प्रभावित होती है। फिर इसके साथ क्या होता है कि ये जब पचकेगी यानी ये जब धंसेगी तो यहाँ से पाइप द्वारा खून ऊपर चल जाएगी। मुख्य वीडियो में डिटेल से इसकी चर्चा किया जाएगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डायस्टोल। डायस्टोल। और एक होता है सिस्टोल, एक होता है सिस्टोल। जैसे हमारे शरीर में जो हमारे हृदय में जो संकुचन होता है वह संकुचन कहलाता है सिस्टोल, और जो शीतलन होता है उसे बोलते हैं डायस्टोल। अब हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करे देखेंगे। यहाँ पर दिया है जाइलम में पाई जाने वाली डैश और डैश मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं। याद रखिएगा वाहिकाएं जो होता है वह जाइलम ऊतक में होता है। तो यह हो गया वाहिकाएं, यानी जाइलम में प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे तो जाइलम में पाई जाने वाली जो यहाँ पर डैश है, यहाँ पर हो जाएगा वाहिकाएं, वाहिकाएं। और यहाँ पर दिया है डैश, इसमें हो जाएगा वाहिनिकाय, वाहिनिकाय। मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। अब एक बात और यहाँ पर याद रखेंगे कि जो जाइलम ऊतक होती है उसी जाइलम ऊतक में वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो जाइलम जल का
जाइलम परिवहन करता है, इसी जल में खनिज क्या होता है, घुला हुआ होता है। तो आपसे पूछ लेगा कि खनिज और साथ ही साथ लवण, तो जल, खनिज और लवण ये सब एक ही में मिक्स है। और इसको लेके कौन जाता है, तो जाइलम में दो प्रकार की वाहिकाएं होती है, एक होता है वाहिकाएं और एक होता है वाहिनिकाएं, इसी के द्वारा परिवहन होता है। नेक्स्ट है, चालनी नलिकाओं के जीव द्रव के बीच डैश के द्वारा संबंध स्थापित होता है। तो चालनी नलिकाएं, पहला प्रश्न तो यहीं से बनेगा कि चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है। तो दूसरा हो जाएगा चालनी जो नलिका है वो फ्लोएम में मिलेगा। और इसके आंसर की बात करें तो चालनी नलिकाओं के जीव द्रव के बीच छिद्र के द्वारा, इसके द्वारा, छिद्र के द्वारा संबंध स्थापित होता है। जीव द्रव के बीच छिद्र के द्वारा संबंध स्थापित होता है। अब यहाँ पर अब समझेंगे, जैसे मान लेते हैं ये पौधा के किसी हिस्सा को हम काटे, यानी हिस्सा काटने का मतलब बहुत ही बारीक तरीका से काटे, यानी ये ऊतक लेवल के काटे। कोशिका के समूह को हम लोग ऊतक बोलते हैं। तो इसे हम काटने का मतलब है, जैसे आप समझ जाइए, जैसे ये कोई पौधा है, इस पौधा के ये बहुत ही पतला, देखिए कोई एक शाखा निकला हुआ है। अब इस शाखा के एक छोटा हिस्सा को काटेंगे और इसका बहुत ही टुकड़ा करेंगे, तब जा कर के उस ऊतक लेवल के हमको प्राप्त होगा संरचना। तो ऊतक लेवल का संरचना बहुत ही क्या होगा, बारीक होगा। यह हम लोग के नंगा आँख से नहीं दिखाई देने वाला है। तो यहीं पर क्या होगा, यहाँ पर आपको जो ऊतक मिलेगा वो चालनी, जो फ्लोएम ऊतक मिलेगा, उस फ्लोएम ऊतक में चालनी नलिका मिलेगा। तो चालनी नलिका को हम इस तरीक़ा से, यानी कि नलिकाकार आकृति से दिखाते हैं। ये मान लेते हैं कि चालनी नलिका है। ये चालनी नलिका बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, पतला होगा, बहुत ही महीन होगा। अब इसमें क्या होता है, चालनी नलिका में एक तरफ बहुत ज़्यादा सांद्रित पदार्थ होता है, सांद्रित यानी कि खाद्य पदार्थ बहुत ही ज़्यादा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं खाद्य पदार्थ के बहुत यहाँ पर कण है, बहुत ज़्यादा कण है। और इसी में मान लेते हैं कि खाद्य पदार्थ की बहुत कम है। तो यहाँ पे सांद्रता अधिक है, यहाँ पे सांद्रता कम है। अब इसी में जो छिद्र होता है उसी के द्वारा क्या होता है, ये नीचे की ओर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये नीचे के क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फिर ये आगे अगर बगल में अगर देना होगा तो छिद्र होता है बहुत छोटे छोटे बारीक छिद्र, उसके द्वारा क्या होगा, खाद्य पदार्थ दूसरे जगह सांद्रित हो जाएगा, वहीं जाएगा जहाँ पर कमी हो, तो ज़्यादा से कम की ओर चला जाता है। इसमें भूमिका कौन निभाती है, तो फ्लोएम ऊतक के ये चालनी नलिका प्रमुख भूमिका निभाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा छिद्रों के द्वारा। तीसरा नंबर प्रश्न है, मृदा से जल का अवशोषण। तो मृदा से जल का अवशोषण मूल रोम के द्वारा होता है। मूल रोम, या इसे हम लोग बोलते हैं रूट कैप। मूल रोम, रोम के मतलब होता है जड़। तो मूल रोम यानी कि जो जड़ होता है, ये मान लेते हैं कि कोई जड़ है, तो ये जड़ के जो सबसे लास्ट हिस्सा होता है वही मूल रोम कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में जल का लगातार अवशोषण डैश पर निर्भर करता है। तो पौधों में जल का लगातार अवशोषण वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। वाष्पोत्सर्जन याद रखेंगे, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है, निर्भर करता है। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पौधे जमीन से जल ग्रहण करती है और बाद में जितना जल की आवश्यकता होता है उसे रख लेता है, बाकी जो एक्स्ट्रा जल होता है वह एक्स्ट्रा जल वह वायुमंडल में छोड़ देती है। तो उसी को हम बोल देते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश और डैश के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। पांचवा का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया कि डैश और, तो यहाँ पर आ जाएगा मूल दाब, मूल दाब, मूल दाब और डैश के फलस्वरूप, तो यहाँ पर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। मूल दाब, मूल यहाँ पर मूल दाब हो गया, और वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। मूल दाब के द्वारा क्या होता है, पौधों में जो जाइलम ऊतक होता है, वो जाइलम ऊतक तक जल पहुंचता है, फिर वह जल पूरे पौधे के पास पहुंच जाता है। फिर पौधा जो आवश्यकता होता है जल के उसे रख लेता है, बाकी वह
अपने क्या करता है, कोशिका के अपने शरीर से बाहर निकाल देती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये जो क्रिया है ये सतत चलती रहती है। सतत का मतलब है यह प्रक्रिया लगातार चलती है। सतत का मतलब होता है लगातार, ये लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट है दायां और बायां निलय एक दूसरे से डैश के द्वारा अलग होती है। इसका आंसर हो जाएगा छठा के अंतरा निलय भित्ति। अंतरा निलय भित्ति, अंतरा निलय भित्ति। तो जो दायां और बायां निलय होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दायां निलय है, यहाँ पर जो निलय उसे बायां बोलते हैं, और ये बीच में क्या होता है, दीवार के द्वारा दोनों एक दूसरे से अलग होता है। इसी दीवार को, इसी भित्ति को हम बोलते हैं अंतरा निलय भित्ति। अंतरा निलय भित्ति, अंतरा निलय भित्ति या अंतरा निलय दीवार बोल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महाधमनी। महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव डैश कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा रक्तचाप। 7 के आंसर हो जाएगा रक्तचाप। रक्तचाप। यहाँ पर देखिए लिखा है महाधमनी। महाधमनी क्या होता है, देखिए एक होता है धमनी और एक होता है महाधमनी। महाधमनी हमारे शरीर में जो खून के आवागमन करता है वो आवागमन धमनी और शिरा के द्वारा होता है। ये जो धमनी है, ये धमनी शुद्ध खून को ढोता है। शुद्ध खून को यह ढोते रहता है। पूरे शरीर में शुद्ध खून को क्या करता है, ढोने का धमनी करता है। लेकिन इस धमनी में सबसे जो मुख्य धमनी होता है वह होता है महाधमनी। धमनियों में सबसे मुख्य धमनी होता है महाधमनी। और इसी महाधमनी के द्वारा, याद रखेंगे, इसी महाधमनी के द्वारा जो शुद्ध खून होता है, ये शुद्ध खून, यही शुद्ध खून पूरे शरीर में पहुंचता है। पूरे शरीर में पहुंचता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पूरे शरीर में खून जो पहुंचता है वो किसके द्वारा पहुंचता है, तो वह होता है महाधमनी के द्वारा। जो शुद्ध खून होता है उस शुद्ध खून किस में बहता है, तो वह धमनी में बहता है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, धमनियाँ शुद्ध या डैश रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। 8 के हो जाएगा धमनियाँ शुद्ध या, शुद्ध को बोलते हैं ऑक्सीजन जनित। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जनित, यानी जिस खून में ऑक्सीजन, हम यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीजनित या ऑक्सीजन जनित। ऑक्सीजनित, जिस खून में ऑक्सीजन मिल जाता है उस खून को हम बोलते हैं शुद्ध खून। तो यहाँ पर कह रहा है कि धमनियाँ शुद्ध, अशुद्ध को बोल देते हैं ऑक्सीजनित खून को, रक्त या ऑक्सीजनित रक्त को, दोनों बात बराबर हुआ, रक्त बोलिए या खून बोलिए बराबर ही बात हुआ, को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करती, ले जाती है। नेक्स्ट है उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित डैश सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। तो उत्तक कोशिका के बीच स्थित जो श्वेत रक्त कणिका है WBC, श्वेत रक्त कणिका को बोलते हैं WBC। ये WBC को मिलाते हैं, WBC को जोड़ देते हैं और उसके WBC के साथ जो रक्त का प्लाज्मा होता है उसे हम WBC कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर RBC नहीं है, RBC को हटा दिया जाता है। लेकिन RBC के हटाने के बाद WBC को नहीं हटाते हैं। तो WC सहित यानी कि श्वेत रक्त कणिका सहित जो रक्त का प्लाज्मा होता है उसे हम लोग लसिका कहते हैं। इसे ठीक से समझेंगे कि WBC जो होता है हमारे शरीर, जो खून का एक कंपोनेंट होता है, एक हिस्सा होता है WBC, उसको और रक्त प्लाज्मा दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है उसे हम बोलते हैं लसिका। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कह रहा है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को कहते हैं। तो जीवों के परिवहन में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए जो विकसित तंत्र होता है उसे हम लोग बोलते हैं परिवहन तंत्र। पहला के आंसर हो जाएगा परिवहन तंत्र। परिवहन
तंत्र, इसका आंसर हो जाएगा परिवहन तंत्र। नेक्स्ट है संवहन ऊतक किसे कहते हैं? संवहन ऊतक, संवहन ऊतक के बारे में लिखना होगा तो आप लिखिएगा कि जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, देखिए पौधों में भी एक कोशिकीय पौधे होते हैं, तो जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं वो बहुकोशिकीय पौधे जल और खाद्य पदार्थ के परिवहन के लिए, जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं उस बहुकोशिकीय पौधे में, जैसे यहाँ पर हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं कि जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, जो आप जितना भी लिखाएगा उतना देर आप इसे फास्ट करके आप देख सकते हैं। जो बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, बहुकोशिकीय पौधे होते हैं, पौधे होते हैं, होते हैं, उसमें जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए, खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए, खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए जो विशेष ऊतक पाए जाते हैं, जो विशेष ऊतक पाए जाते हैं, जो विशेष ऊतक पाए जाते हैं उसे ही संवहन ऊतक कहा जाता है। आप लिख लीजिएगा, उसे ही संवहन ऊतक कहा जाता है। और इस संवहन ऊतक में जाइलम आता है, जाइलम और आता है फ्लोएम। तो संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम आता है। कभी कभी प्रश्न यह भी पूछता है कि किस ऊतक के संयोग से जाइलम और संवहन ऊतक बनता है। तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक जब आपस में मिलती है तो दोनों के संयोग से क्या बनता है? संवहन ऊतक या संवहन बंडल बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। तो तीसरा के आंसर हो गया फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं किस में होगा? फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पौधों के शरीर से। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पौधों के शरीर से छिद्र द्वारा या रंध्र द्वारा, छिद्र या रंध्र द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। 5वां नंबर प्रश्न हो गया स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं स्थानांतरण की परिभाषा क्या है कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों का पहुँचना स्थानांतरण कहलाता है। यह प्रक्रिया जलीय घोल के रूप में होता है। देखिए, स्थानांतरण का मतलब होता है खाद्य पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह जाना। खाद्य पदार्थ का पौधे के एक भाग से दूसरे जगह जाना स्थानांतरण कहलाएगा। आप वीडियो के पॉज करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? इसका आंसर हो जाएगा खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है पौधे में, ये 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में। और जो पौधे में खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण होता है, यहाँ पे है सुक्रोज के रूप में, वह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। 7वां नंबर प्रश्न है खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो खनिज लवणों के अवशोषण आयन के रूप में होता है। याद रखेंगे, आयन के रूप में होता है, आयन के रूप में। 8वां प्रश्न है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? देखिए, ये कोई पेड़ हो गया, ये कोई पेड़ है।
अब कह रहा है कि खाद्य पदार्थ का पौधा में खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण क्यों होता है। ये पौधा हो गया, इस पौधा में पत्तियां खाना बनाती है, पत्तियां खाना बनाती है, लेकिन इस पौधा के विकास तब होगा जब खाद्य पदार्थ पौधे के सभी भाग में पहुँचे। तो सभी भाग में तब पहुँचेगा जब इसका स्थानांतरण होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो पौधा में पोषण के लिए, याद रखेंगे, पौधा में पोषण के लिए, पौधा के वृद्धि और विकास करने के लिए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या होता है, जरूरी होता है। जब खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होगा तो सभी इसका अंग विकास करेगा, अन्यथा विकास नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधे के लिए पोषण के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट है, रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। रक्त में 3 तरह के अवयव होते हैं। यह हो गया रक्त, या इसे हम बोलते हैं रुधिर, या इसे हम लोग बोल देते हैं खून। खून, इसके 3 अवयव होते हैं, 3 अवयव। एक होता है RBC, एक होता है WBC, और एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, RBC के पूरा नाम हो गया रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और WBC का हो गया वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। कहीं कहीं पर रेड ब्लड कार्पल्स लिखा होता है, वाइट ब्लड कार्पल्स लिखा, दोनों चीज़ आप लिख सकते हैं। और ये हो गया प्लेटलेट्स। नाम से स्पष्ट है कि RBC रेड है यानी कि लाल होता है, और WBC वाइट यानी कि सफ़ेद होता है। 10वां नंबर प्रश्न हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखें। देखिए यहाँ पर दिया रक्त के विभिन्न अवयव, यहाँ पर दिया रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 अवयवों के नाम लिखे, यानी किसके द्वारा जो रक्त होता है वो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है। तो रक्त के एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए मुख्यतः 3 अवयव होता है। एक होता है रक्त खुद, या उसे हम बोल सकते हैं रुधिर या खून। एक हो गया खून, एक हो गया, इसे रक्त के भी बोल सकते हैं, रक्त भी बोल सकते हैं, और एक होता है रक्त वाहिकाएँ। रक्त वाहिकाएँ, वाहिकाएँ मतलब ये पाइप के आकार की संरचना होता है, ये पाइप के आकार की संरचना होगा जिसके अंदर क्या होगा, खून बहती है। ये देखिए यहाँ पे हो गया खून या रक्त, एक रक्त वाहिकाएँ, ये वाहिका है, और इसी के अंदर खून क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह शरीर के हिस्से में पहुँचती है। और तीसरा होता है हृदय। हृदय, तो रक्त हो गया, रक्त वाहिकाएँ हो गया, और हृदय, ये तीनों क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव के नाम है। नेक्स्ट है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो 11 नंबर के आंसर हो जाएगा, रक्त जो होता है वह तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। तरल के मतलब हो गया लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। संयोजी का मतलब है सभी को संजो करके, यानी सभी को जोड़ के रखने वाला। और कोशिका के समूह को बोलते हैं ऊतक। तो ये ऊतक ही है, लेकिन यह ऐसा ऊतक है जो तरल अवस्था में यानी कि लिक्विड अवस्था में है। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। 12 नंबर का आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। हमारे शरीर के जो हड्डी होता है वो हड्डी खोखला होता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, जैसे ये हमारे शरीर का कोई हड्डी है, मान लेते हैं शरीर का कोई हड्डी है। अब यह हड्डी अंदर से खोखली होती है, और इसी खोखली में क्या होता है, इसी खोखली में जो खोखला हिस्सा है इसमें जो पदार्थ होता है उसी को हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, और इसी अस्थि मज्जा में खून का निर्माण होता है। 13 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कणिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो हमारे शरीर में RBC की संख्या बहुत होती है, यानी लाल रक्त कणिकाएँ बहुत होती है, और जो श्वेत रक्त कणिका है वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है, रक्त लाल क्यों दिखते हैं। तो रक्त में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है, आप याद रखेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ की वजह से हमारे
रक्त के रंग लाल हो जाता है। जिसमें यह हीमोग्लोबिन नहीं होता है उसके रक्त का रंग लाल नहीं होता। जैसे आप कॉकरोच वगैरह के देखेंगे तेलचट्टा वगैरह के, तो उसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके रक्त का रंग लाल नहीं होगा। 14वां प्रश्न, रक्त लाल क्यों हीमोग्लोबिन हो गया। 15 में है, मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से वश्म होते हैं। इसका आंसर देखिए यहाँ पर दे दिया कि कितने वश्म होता है, तो मनुष्य के हृदय में 4 वश्म होता है। और 4 वश्म में आपको हम बताए थे कि 2 होता है अलिंद, 2 होता है नीलय। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक होता है अलिंद, यह होता है दाया अलिंद, एक होता है बायां अलिंद, एक होता है दाया नीलय, एक होता है बायां नीलय। तो 1 2 3 4 ये 4 वश्म हो गया, दाया अलिंद, बायां अलिंद, दाया नीलय और बायां नीलय। 16वां प्रश्न है, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय के आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं के नाम लिखे। इसका आंसर हो जाएगा अग्र महाशिराएँ और पश्च महाशिराएँ। 16 के आंसर हो जाएगा अग्र महाशिराएँ, अग्र महाशिराएँ, और पश्च मतलब पीछे जो महाशिरा होता है वो होता है पश्च महाशिरा। तो अग्र मतलब आगे के महाशिरा और पीछे के महाशिरा, इसी दोनों महाशिरा के द्वारा शरीर के सभी भाग से अशुद्ध रक्त, याद रखेंगे, अशुद्ध रक्त को हृदय के क्या लेता है, आलिंद में ले जाया जाता है। 17वां प्रश्न है, हृदय के बाएं आलिंद नीलय छिद्र पर स्थित कपाट के नाम लिखना है। हृदय के बायां आलिंद और नीलय छिद्र पर जो कपाट होता है, कपाट मतलब जो द्वार होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे हम बोलते हैं द्विदलीय कपाट या मिस्ट्रल कपाट। तो 17 के आंसर हो जाएगा द्विदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट, या इसी को हम बोल देते हैं मिस्ट्रल कपाट, मिस्ट्रल कपाट। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनी का नाम लिखना है। करा कि फेफड़ा से शुद्ध रक्त को बायां आलिंद में ले जाने वाली, इसका हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। यहाँ पे याद रखेंगे फुफ्फुस शिरा। देखिए शिरा जो होता है वह अशुद्ध खून को ढोता है, लेकिन ये अपवाद है, अपवाद हालांकि नहीं है, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि ये अपवाद है कि जो फुफ्फुस शिरा होता है वह क्या करता है, फेफड़ा से शुद्ध रक्त को लेके आता है और कहाँ छोड़ता है, बायां आलिंद में। सभी शिराएँ अशुद्ध रक्त को ढोती है, लेकिन ये जो है फुफ्फुस शिरा यह अशुद्ध रक्त को क्या करती है, ढोती है। तो जब भी अशुद्ध की बात आएगा, जैसे कि धमनी शुद्ध खून को ढोती है, लेकिन अशुद्ध खून के बारे में कहा जाए कि कौन धमनी अशुद्ध खून को ढोती है, तो बस आपको उसमें फुफ्फुस लगाना है। तो फुफ्फुस जो धमनी होगा वो अशुद्ध खून को क्या होगा, ढोने वाला होगा, और जो फुफ्फुस शिरा है वो उल्टा हो जाएगा, वह शुद्ध खून को ढोने वाला होगा। नेक्स्ट है, हृदय के वैष्मों का संकुचन क्या कहलाता है। तो हृदय के वैष्मों का जो संकुचन है वह सिस्टोल कहलाता है। तो 19 के आंसर हो जाएगा सिस्टोल। और अभी आप लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि जो शीतलन है उसे डायस्टोल बोलते हैं। तो हृदय के वैष्म का जो संकुचन होता है, याद रखेंगे, जो संकुचन होता है वह संकुचन सिस्टोल कहलाता है, और जो शिथिलन होगा, शिथिलन, उसे हम बोलते हैं डायस्टोल। और इसी दोनों से हृदय के प्रेशर बनता है, यानी कि ब्लड का प्रेशर बनता है। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखे जिसमें विऑक्सीजनित रक्त प्रभावित होता है। देखिए धमनी का नाम बताना है, लेकिन धमनी में कैसा खून है, तो विऑक्सीजनित का मतलब है इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो जब ऑक्सीजन नहीं है इसका मतलब है यह जो खून होगा वह क्या होगा, अशुद्ध होगा। तो हम बताया था कि धमनी शुद्ध खून को ढोता है, लेकिन जब भी अशुद्ध खून के बात आए तो उसमें जोड़ देना फुफ्फुस। तो फुफ्फुस धमनी क्या होगा, एक ऐसा धमनी है जिसमें शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध खून बहता है। नेक्स्ट है, शरीर की
ऐसी शिरा का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है। वही बात हो गया, शिरा क्या करता है, अशुद्ध खून होता है, लेकिन जब शुद्ध खून के बात आए तो इसमें फुफ्फुस लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। 22 नंबर प्रश्न है, विभिन्न शिरिकाएँ आपस में जुड़कर किस रक्त वाहिनी का निर्माण करती है। तो वाहिनी देखिए यहाँ पर दिया शिरिकाएँ, तो शिरिकाएँ आपस में जुड़ती है तो शिरा का निर्माण करती है। शिरिकाएँ आपस में जुड़ती है तो किसका निर्माण करती है, शिरा का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। ये बहुत बड़ा पूछा गया प्रश्न है, इसे याद रखेंगे, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। 23 का जो आंसर हो जाएगा 23 के वो हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, डोमोनास। इसे याद रखेंगे, थोड़ा बड़ा नाम है लेकिन याद रखें, खूब पूछा गया प्रश्न है। क्लेमाइडोमोनास यह एक कोशिकीय पादप है। यहाँ पे आंसर दिया, यहाँ पर प्रश्न पूछा है क्या, एक ऐसे एक कोशिकीय पौधे का नाम बताया जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। याद रखेंगे क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 25 नंबर, जल संवहन ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है। जल संवहन ऊतक में पाई जाने वाली लंबी और बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है, तो यह हो जाएगा वाहिकाएं। 25 के आंसर हो जाएगा वाहिकाएं, वाहिकाएं कहलाएगी, वाहिकाएं कहलाएगी। एक देखेंगे 24 नंबर प्रश्न छूट गया है, दिया यहाँ पर, पौधों में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं। तो जल के स्थानांतरण करता जाइलम ऊतक और खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण करता है फ्लोएम ऊतक। तो ज से जल और ज से जाइलम होगा, फ से फूड और फ से फ्लोएम होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फ से फूड, फूड मतलब खाना, और फ से होता है फ्लोएम, तो फ्लोएम खाना कोड होता है, और ज से जल और ज से जाइलम, तो जल कोड होता है जाइलम ऊतक। ये बता दिए हैं। अब 25वां नंबर को हम बताए थे आपको, जल संवहन ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिका को हम लोग बोलते हैं वाहिकाएं बोलते हैं, वाहिकाएं बोलते हैं। 26 है, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिका मृत होती है। ये जाइलम की कोशिका मृत होती है, जाइलम की कोशिका मृत होती है, एक कोशिका जीवित होती है। इसका 4 कोशिका होता है, 4 में से 3 मृत होता है और 1 जीवित होता है, और फ्लोएम के 3 कोशिका जीवित होती है, 1 मृत होती है। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम कोशिका। 27 है, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। तो फ्लोएम ऊतक याद रखेंगे, फ्लोएम ऊतक खाना कोड होता है, खाद्य पदार्थ मतलब खाना को, खाना मतलब फूड, फ से फूड और फ से फ्लोएम, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पौधों में जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है। पौधों में जल हो गया, खनिज लवण हो गया, खाद्य पदार्थों को पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचाने वाली जो क्रिया है उसे स्थानांतरण कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट है, रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है। इस बताया है कि रक्त या रुधिर तरल संयोजी ऊतक है, तो 29 को हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक। यहाँ पर देख सकते हैं 29 को हो जाएगा तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न है, दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होता है। यह होता है सेप्टम या अंतरा अलिंद भित्ति। इसका आंसर हो जाएगा सेप्टम, या इसे हिंदी में बोलते हैं अंतरा अलिंद भित्ति, अंतरा आलिंद भित्ति, अंतरा आलिंद भित्ति, अंतरा आलिंद भित्ति। नेक्स्ट है, उस शिरा का नाम बताया जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त बहता है, ये बताए थे, फुफ्फुस शिरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लसिका कहेंगे, उसे हम लसिका कहेंगे। लसिका क्या होता है, तो लाल रक्त कणिका को छोड़ करके
जो प्लाज्मा और WBC है उसे हम लसिका कहते हैं, और लसिका को ही कभी कभी लिम्फ कहा जाता है। लसिका को ही हम लोग कभी कभी बोलते थे लिम्फ इंग्लिश में। नेक्स्ट है रक्त का संचार ज़्यादा दबाव से किस में होता है, धमनी में या शिरा में। तो देखिए कह रहा है कि ज़्यादा दबाव किस में होता है, धमनी में या शिरा में। अब खुद सोचिए, जो शिरा होता है वो शिरा में तो अशुद्ध खून बहता है, और अशुद्ध खून आराम से यह जाती है कहाँ, हृदय में, और हृदय से फेफड़ा में। लेकिन जो धमनी होता है वह शुद्ध खून को ढोता है, और इसे प्रेशर के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक ले जाना पड़ता है। अतः जल्दी से ले जाने के लिए और सभी अंगों तक ले जाने के लिए इसमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तभी यह पॉसिबल है। अतः धमनी में प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अंतिम प्रश्न है रक्तचाप की माप किस उपकरण से की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। 34 का आंसर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप होता है। तो रक्तचाप की उपकरण हो गया, यंत्र हो गया स्फिग्मोमैनोमीटर। इस तरह से हम लोग आज पूरा वस्तुनिष्ठ की चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो भी आपको एक्स्ट्रा बातें बताई गई है उस एक्स्ट्रा बात को आप नोट करें कि ये जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट है कहीं ना कहीं एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर इस सब का सलूशन किया गया है। अब चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके इस सब का आंसर लिख सकते हैं। किस क्वेश्चन का आंसर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, उस सब का नंबरिंग किया गया है और कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस सभी को नोट कर सकते हैं, या आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए वाहिका वाहिनिकाएं में अंतर बताया गया है। यहाँ पर रक्त के बारे में, रक्त परिसंचरण के बारे में, यहाँ पर देखिए पोषण और ये रक्त के बारे में हो गया। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत